इस क्लास के अंदर हम बात करेंगे आंतरिक शोषण। अब आंतरिक शोषण के अंदर आप दो दोस्त मान लीजिए, एक का नाम है कोशिका द्रव्य और दूसरा का नाम है माइटोकॉन्ड्रिया। अब माइटोकॉन्ड्रिया ये भाई साहब जो है इस कोशिका द्रव्य को बोलते हैं कि यार तो एक काम कर, मेरे लिए 38 एटीपी का निर्माण कर। अब कोशिका द्रव्य इसे फटाक से मना कर देता कि नहीं नहीं हम नहीं करेंगे तुम्हारे लिए, कि हमारे पास खुद के पास 4 है, यानी कि हमेशा अपनी जेब में कितने 4 एटीपी लेके घूमता है। अब आप बोलेंगे सर एटीपी क्या होता है? एटीपी यानी कि ये अणु होते हैं, ये अणु की जरूरत होती है। माइटोकॉन्ड्रिया को 38 अणु चाहिए एटीपी के, तभी जाकर ये क्या करता है, ग्लूकोज बनाता है। अब इसको बनाने के लिए 38 चाहिए, दूसरे के पास एक भी नहीं है। अब क्या करेगा, यहाँ से पकड़ के लाएगा, इसको बोलेगा यार भाई एक काम कर दे, तू मेरे लिए 38 एटीपी का निर्माण कर। अब इसके पास है 4। अब ये इसको मना कर दे तो फिर ये धमकी देता है इसे कि मैं ग्लूकोज नहीं बनाऊंगा, अगर 38 एटीपी नहीं दिए, ग्लूकोज नहीं बनाऊंगा, ससुरा तू मरेगा, मुझे भी मारेगा साथ में। ये डर जाता है। ये क्या करता है, 4 में से 2 एटीपी निकालता है अपनी जेब में से। 2 एटीपी निकालेगा और निकालने के बाद क्या करेगा, उससे ग्लूकोज जो पहले से ही शरीर में उपस्थित है उस ग्लूकोज को क्या करेगा, तोड़ेगा। और इस तोड़ने की प्रक्रिया को कहते हैं ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं। अब ये इससे तोड़ने के बाद क्या बनाता है, इसके अंदर पायरुविक एसिड यानी पायरुविक अम्ल बनाएगा, और वो भी कितने, 2। एक पायरुविक एसिड के अंदर 18 एटीपी होते हैं। एटीपी की फुल फॉर्म होती है यहाँ पर एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये क्या है, एक प्रकार से ऊर्जा है। जब तक इतनी 38 एटीपी इसको नहीं मिलेगी ये कार्य नहीं करेगा। ठीक है, जिस प्रकार से आपको भी 2 रोटी नहीं मिलती, आप क्या करते हैं, सुस्ती आती है। मान लो 2 रोटी की जरूरत है आपके शरीर को, रोटी में दे दूँ आधी, रोज आधी आधी दूँ तो क्या हो गए, कमजोर हो जाओगे। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया भाई साहब को भी कितने 38 एटीपी चाहिए। अब यहां से क्या करेगा, पायरुविक एसिड कितने बनाएगा, 2। एक पायरुविक एसिड के अंदर 18 एटीपी होते हैं, तो 2 के अंदर कितने हो गए, 36। तो यहाँ 36 एटीपी यानी 18 और 18 मिलके टोटल कितने हो गए, 36 एटीपी का तो इसने निर्माण कर लिया, 36 एटीपी। अब कोशिका द्रव्य बोलता ले भाई 36 एटीपी ले माइटोकॉन्ड्रिया को। माइटोकॉन्ड्रिया बोलता है यार मैंने कितनी बार बोला मुझे 38 चाहिए, 36 देगा, 2 नहीं है तो फिर कैसे काम चलेगा। तो ये बोलेगा मेरे पास तो इतनी है। फिर ये इसको बोलता है कोशिका द्रव्य को, माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका द्रव्य को बोलता है तो झूठ बोल रहा है, शुरू में तेरे पास कितने थे, 4, 2 और 2 यानी कि 4 थे, उसमें से कितने उपयोग लिए तूने, 2। तो फिर तेरे पास बचे कितने, 2 और बचे। तो बोले कि 2 और लेके आ। तो ये 2 बचे, इसको ला करके देगा तो 36 और 2 मिलके कितने हो जाएंगे, टोटल 2 एटीपी और मिलेंगे इसमें। कौन से एटीपी, ये वाले बचे हुए एटीपी। ठीक है ना, तो इससे कितने हो जाएंगे, 38 हो जाएंगे। ये 38 हो गए, है ना, ये पी है, ये 38 टोटल हो गए और 38 ही इसको दे देगा है। अब क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया को मजा आ गया। अब ये क्या करेगा, ग्लूकोज का निर्माण करेगा, और ग्लूकोज का निर्माण करेगा, ग्लूकोज से हमें क्या है, ऊर्जा प्राप्त होती है। इसी प्रकार से क्या है, श्वसन चलती रहती है। और इस प्रक्रिया के अंदर क्या क्या उत्पन्न होता है, एक तो कार्बन डाइऑक्साइड और एक जल H2O, ये दोनों ही बनता है। और कार्बन डाइऑक्साइड जो बनती है उसको वापस रक्त के अंदर हीमोग्लोबिन लेकर के कहाँ जाता है, फेफड़ों तक, और फेफड़े से फिर बाह्य श्वसन के द्वारा हम क्या करते हैं, उसे बाहर निकाल देते हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको समझ में आया होगा, अक्सर इसे क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर क्या बनेगा, जैसे क्वेश्चन बनता है कि अनोक्सी, हाँ इस प्रक्रिया के अंदर 2 चीज मैंने आपको नहीं समझाई है। जीव द्रव्य जो अनोक्सी का मतलब ये ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में कार्य करता है, यानी इसको O2 की जरूरत पड़ेगी ही नहीं। और ये भाई साहब माइटोकॉन्ड्रिया क्या करते हैं, ऑक्सीजन की उपस्थिति, यानी इसको क्या है, ऑक्सीजन चाहिए। इसके बाद अगर आगे बात करते हैं हम, तो इसके अंदर क्वेश्चन पूछ लेगा आपसे, जैसे ग्लूकोज को तोड़ने की प्रक्रिया कहलाती है अंत्य श्वसन के अंदर, तो क्या कहलाती है, ग्लाइकोलाइसिस। ठीक है, फिर ऐसे पूछ सकता है ग्लूकोज को तोड़ने पर कौन से अम्ल का निर्माण होता है, तो पायरुविक अम्ल का निर्माण होता है। इस प्रकार से आपको याद रखना है। और ऐसे भी पूछा जा सकता है कि एक पायरुविक अम्ल के अंदर कितने एटीपी होते हैं, तो 18 होते हैं। और यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया के लिए पूछ सकता है सरासर कि पूरी श्वसन प्रणाली के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया को कितने एटीपी की जरूरत होती है जिससे कि वह ग्लूकोज का निर्माण कर सके, तो 38 एटीपी। उम्मीद करता हूं दोस्तों समझ में आएगा। चलते हैं अब हमारे नए कंसेप्ट की ओर। दोस्तों यहाँ पर हम ऑक्सीजन के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। 4 अलग अलग प्रकार की स्थितियां दे रखी है मैंने। गहरा समुद्र हो, आईसीयू हो, समुद्र हो या पर्वत हो, ऐसी स्थिति में जब ऑक्सीजन लेते हैं तो उसके साथ कुछ अलग एडवांस गैसें भी मिक्स कर दी जाती है। यानी कि जब आप बहुत ज़्यादा गहरे समुद्र में है या फिर आईसीयू के अंदर है, आईसीयू बहुत सीरियस कंडीशन होती है, इंटेंसिव केयर यूनिट, इसके अंदर क्या किया जाता है, एक नली होती है प्लास्टिक की, वो नाक में आपके डाल करके फेफड़ों तक ले जाया जाता है और एक मशीन द्वारा पंप करके आपको क्या जबरदस्त सी ऑक्सीजन दी जाती है उस समय। क्योंकि उस समय हमारा जो शरीर होता है काफ़ी सीरियस रहता है उस समय, यानी कि हम लगभग आईसीयू के अंदर कोई है तो हम बोलते हैं ना कि वो सीरियस कंडीशन में है। तो उस समय क्या करते हैं, इन ऑक्सीजन के साथ हीलियम गैस मिला दी जाती है। अगर आप नॉर्मल ज़्यादा गहरे समुद्र में नहीं है तो ऑक्सीजन के साथ नाइट्रोजन मिलाते हैं, और जब पर्वत पे पहाड़ पर होते हैं तो भी ऑक्सीजन के साथ नाइट्रोजन मिलाते हैं। आपके दिमाग में अब ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर यहाँ हीलियम और नाइट्रोजन क्यों मिला रहे हैं, हमारे शरीर को तो जरूरत सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन की पड़ रही है। अब
मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ यहाँ पर, जब भी हम सांस लेते हैं नॉर्मली हमारे शरीर में 38 ग्राम है ना ऑक्सीजन की जरूरत होती है, 38 ग्राम। अगर प्योर ऑक्सीजन की मैं बात करूँ तो प्योर ऑक्सीजन जो है 2 अणु के रूप में होती है, O2। O2 का मतलब एक में होती है, इस एक O के अंदर होता है 16 ग्राम, और दूसरे O के अंदर भी कितना होगा 16, तो टोटल कितने हो गए 32 ग्राम। अब चाहिए कितना 28.8 के आसपास होता है, और दे कितना रहा है 32। प्योर अगर आप ऑक्सीजन रखेंगे तो 32 ग्राम, यानी कि लगभग आपके पास जाएगी। ये पूरा केमिस्ट्री का टॉपिक है, इस पर ज़्यादा लोड ना लाए, सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ। अब 32 ग्राम, आप सोचे कि आपको अगर 2 रोटी की जरूरत है, 5-6 रोटी बार बार मैं आपको खिलाऊं कि नहीं भाई ठूस तो अंदर ही अंदर ठूस, क्या जीवित रह पाओगे? नहीं रह पाओगे। फेफड़े को चाहिए 28 ग्राम के आसपास, 28.8 के आसपास। आप दे रहे हो उसे धकेल के, ले भाई ले 32 ले, तू ले 32 ले, कैसे लेगा? वो मर जाएगा आदमी इस प्रकार से। इसीलिए इसके अंदर क्या है, दूसरी गैसें मिक्स की जाती है, ऐसा मिश्रण तैयार किया जाता है जिससे इसका रेशो जो है 28.8 के आसपास ही रहे, और व्यक्ति जो आराम से सांस लेता है और जीवित रहता है। उम्मीद करता हूँ ये वाला कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा। तो इसीलिए जो भी सीरियस कंडीशन है, यानी कि समुद्र के बहुत ज़्यादा गहरा नीचे और एक आईसीयू में है, तो उसके ऑक्सीजन के साथ क्या मिला दिया जाता है? हीलियम। और अगर नॉर्मल अगर पानी में है, समुद्र में है और पर्वत के ऊपर है, तो क्या ऑक्सीजन के साथ नाइट्रोजन मिक्स कर दी जाती है। अब क्यों करती है मैंने आपको कंसेप्ट बता दिया है। और अब आगे चलते हैं, इससे हमारे श्वसन संबंधी क्या क्या बीमारियां हो सकती है। यहाँ पर एक टीबी होती है, निमोनिया, अस्थमा, कोरोना, ये सारे जो है क्या हमारे श्वसन तंत्र को डैमेज करते हैं। ये बीमारियों के संबंध में आगे पढ़ेंगे बीमारी वाले टॉपिक के अंदर। सिर्फ इतना एक आइडिया लग जाए आपको कि इस प्रकार से श्वसन संबंधी ये सारी बीमारियां हैं, है ना। इसके अंदर बलगम जो होता है, ये टीबी के अंदर क्या होता है, हमारे फेफड़े जो है खराब हो जाते हैं। निमोनिया के अंदर भी यही सेम वाली चीज़ ही होती है कि निमोनिया के अंदर हमारे जो मैंने आपको कूपिका बताई थी, वो कूपिका के अंदर क्या है, ज़्यादा पानी की मात्रा वाष्प ज़्यादा होने से क्या है, सड़ने वड़ने लगते हैं इस प्रकार से। अस्थमा में जो है बलगम जम जाता है। और अगर बात करें कोरोना की, तो कोरोना क्या करता है, हमारे पूरे श्वसन सिस्टम को, यानी कि हमारे फेफड़े के अंदर जो ब्रोंकाई और ब्रांक्यूल जो है, इन सभी को क्या कर देता है, ये खराब, यानी कि पूरे को क्या करता है, खराब करता है, जिससे ऑक्सीजन ना तो बाहर आए ना अंदर जाए। बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम समस्या हमारे कर देता है। इसलिए हम क्या है कि ठीक से श्वास भी नहीं ले पाते हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों समझ में आओगा। यहाँ पर कुछ प्रश्न करते हैं जिससे थोड़ा आपको भी कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ सर वाकई हमने जो सीखा है मजेदार सीखा है, और वाकई इससे ही एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आते हैं। देखिए सारे जो मैंने लिखा रखे किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है। इसके अंदर आप सबसे पहले देखेंगे मनुष्य द्वारा छोड़ी गई CO2 की मात्रा लगभग कितनी होती है, यानी कि एक बार हम अंदर ले रहे हैं तो इसके अंदर क्या जा रहा है, हमारे नाइट्रोजन भी जा रहा है, कुछ मात्रा में ऑक्सीजन भी जा रहा है, और कुछ मात्रा के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन ये बोल रहा है कि जब हम बाहर छोड़ते हैं वापस, तब कितने परसेंटेज जो है कार्बन डाइऑक्साइड होती है। ये CO2 की बात कर रहा है। तो इसके अंदर मैंने आपको क्या बता रखा है, एक तो नाइट्रोजन N2 होती है, एक क्या होती है O2 होती है, और एक CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। N2 जब अंदर लेते हैं, ध्यान से सुनना, इससे प्रश्न बन सकता है आने वाले एग्जाम के अंदर। N2 को हम अंदर लेते हैं तो 78% होता है। ऑक्सीजन जब अंदर लेते हैं, ये सारे एक ही साथ में अंदर आते हैं तीनों, तब इसका परसेंटेज होता है 21%। और CO2 की बात करें तो 0.03%। ठीक है। अब अगर मैं इसे बाहर छोड़ूं, सारे को मैंने अंदर ले लिया है, खींच लिया है, अब जब मैं बाहर छोड़ रहा हूं वापस, तो नाइट्रोजन तो कितने सेम टू सेम रहेगी 78%, और आपकी जो ऑक्सीजन है 21% से घट के कितनी हो जाएगी यहाँ पर 17%, और CO2 बढ़ के कितनी हो जाएगी 4%। यानी कि सिंपल सा फंडा है कि ऑक्सीजन जो है 4 यहाँ पर घट रही है, और CO2 जो है 4 लगभग यहाँ पे बढ़ रही है। आपको इतना सा ध्यान रखना है। तो इसका मतलब ये बोल रहा है कि मनुष्य द्वारा छोड़ी गई CO2 की मात्रा लगभग कितनी होती है, तो छोड़ने पर तो देखिए ये यहाँ पर देखिए CO2 की बात कर रहा है, CO2 में कितनी होती है 4%। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 4%। बस ये आपको ऑप्शन मिल जाएगा वहाँ पर। इसी प्रकार से आपसे कुछ भी पूछ सकता है यहाँ पर कि जब हम श्वास अंदर लेते हैं तब कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी होती है, तो 0.03%। अब यहाँ पर पूछ रहा है आगे, श्वसन की क्रिया में वायु के कौन से घटक की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता है। श्वसन जो चल रही है, अंदर ले रहे हैं बाहर ले रहे हैं, इसमें ऐसा कौन सा घटक है जिसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, तो भाई साहब नाइट्रोजन है। अभी बताया देखो, नाइट्रोजन के अंदर 78, जब अंदर ले रहे हैं 78 है, बाहर छोड़ रहे हैं तो भी क्या 78 है। तो आपका क्या हो जाएगा इसके अंदर N2 यानी नाइट्रोजन। और कितना है ये 78%। ये आपको ध्यान रखना है। ये आगे बात करा, एनॉक्सी श्वसन का अंतिम उत्पादक है। एनॉक्सी श्वसन अभी समझाया था मैंने, ऑक्सी और अनोक्सी आंतरिक श्वसन के अंदर, इसके अंदर क्या बनता है, पायरुविक एसिड, पायरुविक अम्ल बनता है। अभी बताया था मैंने, जस्ट क्लास स्टार्ट करी तब। पायरुविक अम्ल इसके अंदर बताया था ना मैंने आपको, जीव द्रव्य क्या बनाता है, लास्ट में ग्लूकोज को तोड़ के क्या बनाता है, पायरुविक अम्ल। कितने बनाता है, 2 बनाता है। एक पायरुविक अम्ल में कितने ATP होते हैं, याद करो 18 ATP होते हैं, और 2 बनाता है वो तो 36 हो गए। मैंने कहानी बता रही कि शुरू माइटोकॉन्ड्रिया और जीव द्रव्य वाली, बस वही घुमा फिरा के क्वेश्चन क्या है, यही से तो आते हैं।
और कहाँ से आएगी मुझे बताओ। श्वसन तंत्र ऐसा तो है नहीं कि भाई मैं पढ़ा रहा हूँ जो अलग है और मंगल ग्रह पे होगा जो वहाँ मनुष्य जाएगा तो अलग हो जाएगा। क्वेश्चन तो यहीं से आएंगे ना बन के। तो इसलिए गाइस अच्छे से तैयारी करें, बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है। चलिए थोड़े और क्वेश्चन लेते हैं, कॉन्फिडेंस बढ़ाना तो मेरा काम है ना आपका। कि श्वसन की क्रिया कहाँ संपन्न होती है, यानी हमारी श्वसन की क्रिया कहाँ पर कंप्लीट होती है। कंप्लीट होने की बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होती है। मैंने कहानी बताई आपको माइटोकॉन्ड्रिया वाली कि भाई साहब ये जीव द्रव्य से क्या मांगता है, एटीपी मांगता है। एटीपी उसको डराता है फिर कि भाई मुझे 38 एटीपी चाहिए। तो लास्ट में कहाँ जाकर के कंप्लीट होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है, एक ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण पर कितने एटीपी अणु का निर्माण होता है। माइटोकॉन्ड्रिया को बताओ, तुम एक कंप्लीट कर रहा था ग्लूकोज के लिए, ऑक्सीकरण के लिए कितने एटीपी की जरूरत थी, 38 38। याद करो वो बात जब मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर इसको 38 चाहिए, लेकिन जीव द्रव्य जो है उसके पास कितने होते हैं, 4 ही होते हैं। फिर ये धमकाता है तो फिर कितने में आता है, 36 बना करके देता है। इसको चाहिए 38, फिर 2 बचे हुए उसके भी और ले लेता है, बचे हुए तो टोटल 38 इसके पास चाहिए, यानी कि कितने हो जाएंगे लास्ट में, 38। एटीपी की फुल फॉर्म आपको याद होगी, याद हो तो बताओ, देखिए लिख करके बताओ, एक बार कमेंट करो, देखिए इससे पॉज करो वीडियो को और एक बार कमेंट करो। एडिनोसिन, मैंने बताया आपको एडिनोसिन टी का हो जाएगा ट्राई और फी का फास्फेट। ठीक है, ये इसकी फुल फॉर्म होती है, ध्यान रखना, कभी कभार एग्जाम में पूछी जा सकती है। श्वसन क्रिया का नियंत्रण किस भाग के द्वारा होता है। हमारी जो श्वसन दर जैसे आ रही जा रही है। अब मुझे बताओ, अभी तो आपको ध्यान है इसलिए श्वसन दर पे आपको पता है, लेकिन आप क्या करते हैं, जैसे लिख रहे सो रहे, तो मुझे बताओ क्या सोते सोते याद रखना पड़ता है क्या कि भाई श्वसन आ जा अंदर, आ जा बाहर, जा अंदर आ बाहर, नहीं सोचना पड़ता है। ये सारा काम कौन करता है, हमारे मस्तिष्क का भाग है मेडुला ऑब्लोगेटा, वो काम करता है इसमें। तो ध्यान रखना, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, मेडुला ऑब्लोगेटा। तो गाइज मुझे बताओ यार ये क्लास कैसे लगी। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ यार एक बार इसे लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना इसे। इसी के साथ मिलेंगे इसके क्वेश्चन आंसर वाली सीरीज़ के अंदर। तो आप लोगों का साथ बहुत ही ज़रूरी है, आपका साथ होगा तो साइंस हो, रीजनिंग हो, मैथमेटिक्स, ये सारी चीज़ें मैं धीरे धीरे आपको क्लियर कराऊंगा। प्लीज़ यार गाइस आपका सपोर्ट बहुत ही ज़रूरी, इसलिए इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। इसी के साथ मिलते हैं नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।